पहला ये जो केमिकल रिएक्शन है जो मेरे बुक से नहीं है, उस पीपीटी में नहीं था, हम अलग से पढ़ा देंगे। आज ये पहला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एएलपी सीवीटी 1 1 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यही ना क्वेश्चन है, कहां रख रहा है वस्तु को। देखिए एक बार कहां रख रहा है वस्तु को, ये रख रहा है दोस्त मेरे अवतल दर्पण और किसके बीच, कहता है कि जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में, P और F के बीच की स्थिति में ही, यही ना हो। आपको तो पता है कहां बनेगा प्रतिबिंब, नहीं पता है क्या, दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी। आभासी और सीधा को ही क्या कहते हैं, आवर्धित, और छोटा को कहते हैं विवर्धित। छोटा को क्या कहते हैं, यही कुछ कुछ नाम है, जैसे काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी, और आवर्धित को ही क्या, सीधा किधर गया, नहीं, बड़ा को कहते हैं आवर्धित। बड़ा को क्या कहते हैं दोस्त मेरे, बड़ा को कहते हैं आवर्धित, और छोटा को कहते हैं क्या, विवर्धित। ये पता है कि नहीं है क्या, ये पता है ना। कितना कंडीशन है टोटल, 6 कंडीशन है। हम आपको बहुत बार ये बात बताए हैं कि बाबू ये 6 गो कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिए। 6 गो कंडीशन क्या है याद कीजिए। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण को अभिसारी की अपसारी, अभिसारी, नतोदार की उन्नतोदार, नतोदार, हा इधर आ जाइए। ये हो गया आपका पोल, क्या हो गया ये क्या हो गया, फोकस, सेंटर, इन्फिनाइट। बताइए अनंत पर रहेगा कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा, सी पर रहेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, एफ पर रहेगा, अनंत पर एफ और पी के बीच रहेगा, पीछे, याद है। और ये सब बनेगा कैसा, वास्तविक। पहले तो इस सब की बात अगर कीजिएगा तो ये है आपका कैसा, छोटा। ई कैसा है, बराबर, बोलो हाँ। ई कैसा है, बड़ा ना। ई भी, ई कैसा है, काल्पनिक, सीधा, बड़ा ना। और यहां से यहां तक ही कंप्लीट सब हो जाएगा वास्तविक, उल्टा ना हो। उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं, कभी सारी। और उन्नतोदार की नतोदार, उन्नतोदार, क्योंकि उभरा हुआ होता है। उन्नत मतलब होता है उभरा हुआ, उन्नतोदार, उन्नतोदार। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा, और वस्तु से कैसा, छोटा बनता है। बोलिए, इतना बार बताए होंगे ये आपको। इसका स्पेशल वीडियो भी हम बना के डाले थे बाबू रे, लाइट, दर्पण और लेंस एक ही वीडियो में। अभी भी साइंस नॉलेज सीरीज में ये वीडियो पड़ा हुआ है। बोलिए, हो जाएगा। आइए एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके किसके बीच, पी और एफ की। बताओ ये अभिसारी की अपसारी। ये भी आपको आप पढ़े होंगे कि अगर कोई किरण इसमें आती है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर तो कहां आके मिलेगी, कहां मिलेगी, फोकस पर ना। आप फोकस से जाएगी तो कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, याद है। अब बताओ तो ये जो फोकस है दर्पण के सामने है कि पीछे है, सामने के पीछे, दर्पण के सामने है, बोलवे नहीं करेगा। बताओ ये मुख्य अक्ष पे फोकस जो होता है वो कहां होता है, मुख्य अक्ष पर होता है कि मुख्य अक्ष के अगल बगल में, कहां होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा है। F बराबर R/2 तो जानवे करता होगा, इसमें कोई दिक्कत, पढ़े पक्का। बाबू रे सुना दे। देखो एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा था और पिछले बार का एएलपी 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है, यहां क्या है, जब वस्तु को मुख्य फोकस यानी एफ और ध्रुव यानी पी के बीच रखा जाता है, इस स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यहां क्वेश्चन पूछा था तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। सेम क्वेश्चन है, खाली इसमें कहां स्थिति पूछा है और यहां प्रकृति पूछ दिया है।
बोलो दे, तुम कहोगे तो लड़ा कहां आपका? आई इन है, ई मर गया, इसलिए दोनों दे दिए, पेज नंबर 140 126। इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कॉपी एंड पेस्ट है। और जो बच्चा ये पढ़ा होगा उसको पढ़ा होगा वो कि छठा जो कंडीशन है वो दर्पण के पीछे ना है, तो बताइए क्या मारिएगा? 3 नंबर मार दें आंसर। अब बहुत बच्चा कहेगा कि सर लगता है हल्का हल्का वाला आप लाए हैं, जो सबसे भारी भारी वाला था आज वही लाए हैं। हल्का लाएंगे तो बहुत हल्का लग जाएगा, एकदम भारी भारी वाला था उसमें से एक के दो हल्का होगा, 2-3 गो, बाकी सब न्यूमेरिकल जितना था सब लेके चला है। एएलपी का आज सब एएलपी का क्वेश्चन है। अगले में चलें, एंड द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो कहता यदि हवा पानी और कांच तीनों गुण है हो, हा क्या अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 और n3, ये सब जगह कैपिटल है, n1 n2 और n3 है, तो बताइए क्या संबंध होगा? तो अगर तुम इसके सामान्य विज्ञान पढ़ा होगा तो हम गड़बड़ान दिया है, अभी हम नया वाला पीपीटी बोले लगाने पुराना वाला लगा दिया। अरे यार, अच्छा तुम अगर इसके सामान्य विज्ञान पढ़ा होगा तो वो लिस्ट है, देखा है? अभी तुरंत हम ठीक करवाए हैं, छोटा तो नहीं किया। अच्छा अगर तुम देखा होगा तो उसमें एगो लिस्ट है, निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? 1 है। हवा का भी दिया हुआ होगा, कितना है? 1.00, कितना? 8। पानी का अपवर्तनांक है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक है 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। देखा है? अभी जस्ट हम इसको करेक्शन करवा के भेजे हैं, लेकिन छोटा वही पूर्ण वाला पीपीटी लगा दिया। अभी बैठ के हम 15 मिनट टाइम देके करेक्शन करवाएं, लेकिन चुटमल है तो क्या करोगे? निर्वात में 1, हवा में 1.008, पानी में 1.33, कांच में 1.5। तुम देखना है इसके सामान्य विज्ञान में इतने बात लिखल है या नहीं है? इतने पूछा है। अपवर्तनांक 150 प्लस एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोलोगे 150 प्लस का अपवर्तनांक का लिस्ट है जो तुमको याद रखना है। हम लेकिन इतने छांट के लिखे हैं। अब संजोग देखो, मेरा तकदीर देखोगे, यही 3 को पूछा है, इससे ज्यादा मेरे में है ही नहीं। यही 3 को सब एग्जाम में चला पूछता, लेकिन एनसीईआरटी में लंबा दिया हुआ है लिस्ट, उतना का याद करने की जरूरत नहीं है। अब वो छोड़ो, ये सब कुछ भी याद नहीं होगा तो थोड़ा ये बात हम बताए हैं कि जिसका सघनता ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, नहीं बताए हैं? तो भैया से बताए क्या है, लिखा देते हैं हम कि म्यू समानुपाती होगा सघनता के, नहीं लिखाए हैं? क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आओगे सघनता बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है, तो भैया जो ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी तो ज्यादा है। अभी क्वेश्चन तो उसी पर बन जाएगा, याद नहीं भी है तब भी चलेगा। बताओ तो कैसे बनेगा? हवा पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 और n3 है, तो बताइए क्या हो जाएगा? कौन सबसे ज्यादा हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा n3 ना, हो उससे कम n2। ये नंबर मार दें आंसर, बोलो, अरे बोलो। इसको चेंज करना है, इसका जो दिया है ना बुक का कटिंग, उसको चेंज करना और ये वाला लगाना है। हम काट के दे दिए, फाइनल प्रिंट में आएगा तो यही आएगा। ये है कि नहीं इसके सामान्य विज्ञान? वो छोड़ो ना, पहला लाइन अपवर्तनांक का क्या लिखा हुआ है? अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता को बताता, नहीं लिखा हुआ है? पहले लाइन यही लिखा हुआ है, उसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और देखिएगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन भी है इसके सामान्य विज्ञान जब आप पलटिएगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन था, इसलिए हम दोनों थ्योरी दिए। देखो 1 2 3, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में जो पिछले बार पूछा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। इससे थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, क्योंकि म्यू का मान क्या होता है बताओ? निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में चाल। तो हमको ये बताओ, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी चाल ज्यादा। यहां क्वेश्चन क्या किया? 1 2 3 का अपवर्तनांक इतना 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 दे दिया है। कितना 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 दिया है? म्यू 1 कितना है? 1.46। म्यू 2 कितना दिया है? 1.65। और म्यू 3 कितना दिया है? 1.31। ये पिछले बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जो तुमको इसके सामान्य विज्ञान में देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर कितना? 129 और 150 में। तो इसका तो हम 2 कटिंग बदले हैं। यहां देखो एकदम बढ़िया से, सबसे ज्यादा केकर है? म्यू। अरे म्यू 2 ना, म्यू 2 सबसे ज्यादा है, उससे कम? अरे बोले मैं नहीं करेगा, म्यू 1 सबसे कम, म्यू 3 ना, तो एक तो उल्टा ना होगा प्रकाश की चाल। क्वेश्चन को आ रहा है तो बताइए, यदि माध्यम 1 2 3 का अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है, यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल इतना 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 हो, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? एक स्टेप ऊपर का ही सवाल है, तो कहेगा कि कौन सा संबंध सही है बताओ? अरे एक उल्टा ना होगा, इसका मतलब V3 सबसे ज्यादा, उससे कम V1 और सबसे कम V2 होगा। बोले वे नहीं करेगा, उल्टा ना होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें चाल कम,
क्यों? क्योंकि वो सघन हो जाएगा, जो जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा। बताओ आंसर। ए की बी, बी फॉर बॉल, अरे ए की बी, ए इसका इसका बताओ ना, इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है। पढ़े? अब हो राजा, क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा होगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। स्नेल्स लॉ पढ़े हैं? एकदम पढ़े होंगे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण है आई का मान 0 से लेकर 90 के बीच में डिग्री मानते हुए है, तो n1/n2 किसके बराबर है? इतना का जरूरत कहां है ये बताओ। एक और है, यदि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 माध्यम से n2 में जा रहा है, किससे किस में जा रहा है? n1 से n2 में। n1 n2 क्या है? अपवर्तनांक। n1 n2 क्या है? देखो बात बताइए, n1 अगर से n2 में जा रहा है, इसे जा रहा है, ये म्यू आई हुआ कि म्यू आर हुआ? अरे बोलो रे, अरे n1 से n2 में जा रहा है तो ये म्यू आई है कि म्यू आर है? आई पक्का। यहां हो जाएगा साइन आई, यहां हो जाएगा साइन आर। हमको मान कितना बटा कितना है? n1 बटा, तो n1 बटा n2 करेंगे तो n1 बटा n2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा? n1 बोले तो म्यू आई ना, अरे n1 बोले तो क्या म्यू आई, n2 बोले तो ये क्वेश्चन कर रहा है अपवर्तनांक, यहाँ n1 म्यू नहीं दिया है, n1 n2 दिया है, यहां बताओ क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना म्यू आर। अब बताओ, तुम स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा तो तू ये पढ़ा होगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, पढ़ा है? उल्टा न होता है, यहां म्यू आर होगा तो यहां साइन आई होगा, यहां म्यू आई होगा तो यहां साइन आर होगा, उल्टा न होता है। तो बता दीजिए खट से, म्यू आई बटा म्यू आर है तो यहां साइन आर बटा साइन आई, कौन होगा आंसर? आंसर बोलो। आज जो सबसे उल्टा क्वेश्चन पूरे एलपी में पूछा है लाइट का, वही लाए। बाकी तो बराबर r/2 फलना चिलना, आर का मान इतना है तो एफ का मान कितना होगा, भागा दो आंसर, एक आध गो वो होगा। समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन कर रहा है n1 से किसमें जा रहा है? अपवर्तनांक n1 से अपवर्तनांक n2 में जा रहा था। n1 बोले तो क्या म्यू आई, और n2 बोले तो क्या म्यू आर। तो n1 बोले तो साइन आई, यहाँ n2 म्यू आर है तो ये साइन आर हो जाएगा। लेकिन हमको पता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बटा साइन आर बटा म्यू आर बटा म्यू आई, यहाँ आर है तो यहाँ आई होगा, यहाँ आई है तो आर होगा। हमको निकालना है n1 बटा n2, n1 बटा n2, तो n1 बोले तो हमारा म्यू आई है, n1 बोले तो म्यू आई है, n2 म्यू आर है, म्यू आई बटा म्यू आर चाहिए, यहाँ म्यू आई है तो यहाँ साइन आर हो जाएगा, म्यू आर है तो साइन आई हो जाएगा। बोलो, लिख लिया? पढ़े जल्दी लिख। हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। बस स्नेल्स लॉ है, कुछ खास है नहीं। अगर स्नेल्स लॉ आप पढ़े होंगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं है? पढ़े? अब स्नेल्स लॉ कंप्लीट आपको बुक में दिखाई देगा, पेज नंबर 129 खोलिएगा। स्नेल्स लॉ एकदम मुंह फाड़ के खड़ा है और एकदम लिखल है, म्यू आर बटा म्यू आई बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसी पे इसको बैठा देना है। और आई बोले तो इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड, आपतित की अपवर्तित, आपतित ना, और आर बोले तो अपवर्तित। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? बताओ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ना सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अरे बोलो रे, अपवर्तन का उदाहरण बताओ ना कौन है? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने, समतल, ये किसका एग्जाम्पल है? परावर्तन का। अच्छा, हम एक बात बताओ, दर्पण में परावर्तन होता है क्या अपवर्तन? कितना बार बोले हैं दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? दोस्त मेरे, लेंस में क्या होता है? लेंस में, अरे लेंस में क्या होता है? ये वो लाइन चला हमारी किताब में नहीं लिखल है, ठीक है ना? लेकिन हम बताए बहुत बार हैं कि जिस सतह से जाएगा उसी से टकरा के आ जाएगा तो परावर्तन, और पार कर जाएगा तो अपवर्तन। एकलौता ही क्वेश्चन है पूरे लाइट में जो मेरे किताब में नहीं है।
ये इकलौता। अब तो हम लिखिए देंगे वो नोट करके। हाँ, पढ़ाए हैं, लोग थोड़े मानेगा। जैसे हम तो रखवा देंगे पढ़ाए हैं, लोग मानेगा? लोग कहेगा देखा ये नैन है। पूरे लाइट चला, आज हम अपने से रीचेक मारे हैं। अब पता नहीं क्यों, पढ़ाते तो थे, हमको लगता था कि नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है दर्पण में क्या होता है, कितना बार तो हम, अगर तू पढ़ा होगा रियल में, तू मेरे साथ रेगुलर होगा, हम तेरा पढ़ाए कि नहीं दर्पण में परावर्तन होता है? नहीं पढ़ाए हैं। एक क्वेश्चन मात्र लाइट का ऐसा है जो मेरे बुक में नहीं है, यही है। अभी तुरंत हम लाइट का ऑपरेशन करके आए, 6 घंटा बैठे, तब जाके सब सेटिंग करके बढ़िया दिए, ताकि पता चला पीडीएफ आया मार्केट में, कहेगा देखो जबरदस्ती मिलाइल है। हाँ भैया वो काम नहीं करेंगे, एक नए है तो हम लिख दिए। लड़का को कहेंगे ये हम पढ़ाए थे, कहेगा हाँ सब तो तू पढ़े हुए किया था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चला ये बात पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए? दर्पण में परावर्तन और लेंस में अपवर्तन, एक क्वेश्चन इकलौता जो लाइट का मेरे बुक में नहीं है। इस क्वेश्चन को तो हम चला इस बार इतना भौकार के लिखेंगे ना। अब बताओ, अपवर्तन का उदाहरण है, बताओ तो ये सूर्योदय से कुछ मिनट, ये अपवर्तन का उदाहरण है। हम वही वाला पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके लाए हैं। पेज नंबर 129 खोलना, एकदम लिखल है सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व, अर्थात क्षैतिज से के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना। किसका एग्जाम्पल है अपवर्तन? बताइए, लिखल है किताब में, और डायरेक्ट मार न दीजिए आंसर, बोलिए। हाँ, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, इसी को नहीं कहते सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर सूर्य का दिखाई पड़ना, कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। क्या है ये? अरे क्या है ये? अपवर्तन। महामैराथन भी लिए थे, उसमें भी बताए थे कि बाबू रे पूछवे करेगा, एग्जांपल है। और बताओ, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने, आईने मतलब दर्पण, दर्पण बोले तो परावर्तन ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, फिर दर्पण है चुट्टा, दर्पण न है रे, परावर्तन की अपवर्तन। कितना बार बोले थे हम तुमको देख पाते हैं, परावर्तन की अपवर्तन। वहां से प्रकाश आई, आपके मुंडी से टकराई, मेरे आंख तक आई, क्या है ये? परावर्तन। अब बताओ, इंद्रधनुष का बनना क्या है? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण। ये लास्ट एग्जांपल देखोगे अपवर्तन का, मेरा यही था। बढ़े? अरे बढ़े हो? अच्छा तरीका, ये क्या नंबर होना है अभी? यही होना ना, 5। क्या कर रहा है क्वेश्चन? बता क्या होगा जब मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, और मुद्रित पदार्थ कैसा उठा दिखा, ऊपर कि नीचे? किसका एग्जाम्पल है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या प्रकाश का क्या है? कितना बार बोले थे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा अपवर्तन, प्रतीत होगा अपवर्तन, नहीं बोले हैं? दोस्त मेरे ये कर, सब एग्जाम्पल लेते हैं। पानी में डूबा सिक्का, ये किसका एग्जाम्पल है सर? अपवर्तन का। पानी में डूबा दिल, आधा लकड़ी का टुकड़ा, पानी में तैरती मछली, तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना, अपवर्तन। सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देना, क्या है? अपवर्तन। तो कुछ भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्या है? अपवर्तन। एकदम चला, इतने एग्जाम्पल जो बच्चा पढ़ा होगा बहुत आसानी से मार देगा। उठा हुआ दिखाई देता है कि धसा हुआ? तो बता दी, दबा हुआ होगा। अरे ये दबा हुआ होगा, ये दबा हुआ होगा, आई उठा हुआ होगा। उठा हुआ जब भी दिखाई देता है अपवर्तन की परावर्तन। मार दे आंसर, हे चोट्टा। आंसर उठा हुआ मतलब परावर्तन की अपवर्तन, आंसर होगा। बोलो, पढ़े अगला। हा जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? बाबू रे कितना बार पढ़ाए थे? बयानी हो पीनाला। हम बोले थे लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल अधिकतम की न्यूनतम? बैगनी का तरंग दैर्ध्य और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल न्यूनतम ना। अब बाबू रे आपको पढ़ाए थे हम कि बाद बाकी अगर सब कुछ महत्तम, हमको क्या खोजना है? किस रंग का विचलन सबसे कम? तो भैया विचलन कर मतलब सबसे ज्यादा एकर होगा, उससे कम एकर, 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 उससे कम एकर होगा। तो बता दो जल्दी से, सबसे कम पूछ रहा है तो ऊपर से देखना है कि नीचे से? लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे अधिकतम, बाकी सब कुछ सबसे न्यूनतम। तो लाल है क्या ऑप्शन में? नारंगी, पीला, तो मारने कहां जा रहा है? आंसर होगा। कितना बार बोले? लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल अधिकतम, बाद बाकी सब कुछ न्यूनतम। अब बैगनी का तरंग दैर्ध्य और चाल न्यूनतम, बाद बाकी सब कुछ महत्तम। इसके जा सामान्य विज्ञान खोलना, अब पेज नंबर खोलना 131। कहते हैं देखो लिखल है यहां पर एकदम एरो देके, चाल और तरंग दैर्ध्य
थोड़ा सा काट दिया है। चाल और तरंग दैर्ध्य जो है ये बढ़ता कि घटता? बढ़ता। और आवृत्ति विचलन ये सब क्या होता है? कम होता है ना। अब बता दो जल्दी से, सबसे कम होगा क्या? लाल का। उससे कम? उससे ज्यादा ना नारंगी। और सबसे ज्यादा किसका? बैगनी का। तो लाल ऑप्शन में है, नारंगी, पीला आंसर हो जाएगा। मार दें। अगला अगला अगला। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका विक्षेपण का हो जाता है। वर्ण विक्षेपण सुना है ना? तो विक्षेपण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह परिघटना किसके कारण होती है? एकदम उल्टा पुल्टा पीपीटी लगा दिया है छोटा सा। दोनों में यही है क्या रे? जबकि यहां हम लाइन दिए हुए हैं। आज संडे न है, केवल काम करने में मन नहीं लग रहा है। इसी तरह लगता है दिन काट दिया है। देखो यहां पर तुम्हारा जब खोलोगे तुम तो लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, पहला ही लाइन है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या है? वर्ण विक्षेपण ना। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कहता उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होती है। बताओ किसके कारण होती है? क्योंकि अलग अलग रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है कि सेम होता है? यह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, विभिन्न रंगों के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होने के कारण। अरे अलग अलग रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर कितना? इसका ठीक से लगाया है कि नहीं? हाँ इसका ठीक से लगाया है। देखो ये कहता है दोस्त मेरे, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कहां की वस्तुओं को? दूर देख रहा है का मतलब निकट देख रहा है? निकट नहीं दिख रहा है का मतलब मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है? निकट का नहीं दिख रहा है तो कौन दोष है? अरे निकट का नहीं दिखेगा, दूरदृष्टि दोष। दूर का नहीं दिखेगा, नहीं पढ़ा है? अरे दोस्त निकट का नहीं दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा तो कौन दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। बोलवे नहीं करेगा। हाइपरमेट्रोपिया के मायोपिया। इसके लिए कौन लेंस का चश्मा? अरे कौन लेंस का चश्मा? देख लो ठीक लिखे हैं। निकट नहीं दिखेगा, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें कौन लेंस से बना चश्मा? उत्तल लेंस। क्या कहता है देखो, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष की उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। बताओ क्या करा? अरे निकट नहीं दिख रहा मतलब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब कौन लेंस लगाएंगे? आंसर बताओ। 3 नंबर मार दें आंसर। देखो तो दूरदृष्टि दोष में लेंस कैसा होता है? पतला। कौन लेंस? उत्तल लेंस ना। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, अर्थात स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये देखो एग्जैक्ट पेज नंबर 133 में तुमको दिखाई देगा। ये आंसर बता दो क्या हो जाएगा? उसी का कटिंग लगाए हैं। अभी जो 5th एडिशन आया उसमें तो पूरा चार्ट बना दिए हैं। पूरा देखना एकदम चार्ट बना हुआ है, उसी चार्ट का एक पार्ट है। एकदम सिंपल है। निकट दृष्टि दोष, दोष मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का जो मामला है आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। बोलो ना रे, क्योंकि निकट मतलब कम, दूर दृष्टि दोष बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष बोले तो दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया। अच्छा बताओ जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में बताओ, जरा दृष्टि दोष कौन दोस्त मेरे? जरा दृष्टि दोष में बताओ क्या होगा ना? बताओ यहां 1 नंबर और 2 नंबर में जो ऑर्डर होगा क्रमशः अवतल उत्तल की उत्तल अवतल। जल्दी से ऑनलाइन वालों कमेंट्स करो, अवतल लेंस उत्तल लेंस या उत्तल लेंस अवतल लेंस। जल्दी से कमेंट्स करो क्या होगा? ऊपर 1 और 2 में क्रमशः, 1 और 2 में क्रमशः क्या ऑर्डर होगा? पहले अ की पहले ऊ? पहले ऊपर की पहले नीचे? ऊपर ना। ऊपर में हो जाएगा अवतल और नीचे हो जाएगा उत्तर। ऊपर अवतल नीचे उत्तर। नहीं याद रहे तो पहले अ बाद में ऊ। क्लियर है? इसके बाद एक होता है दोस्त मेरे एस्टिग्मेटिज्म। नाम सुना है? क्या कहते हैं उसको? अबिंदुकता, जिसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अगला में चलते हैं दोस्त मेरे। की कहता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी
u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। हा कितना बार तोरा बोले थे दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या इसको ऐसे लिखते हैं दोस्त मेरे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम कुछ करना है, हम बोले थे पहले दर्पण होगा कि पहले लेंस, यहां से अगर एक तोड़ दोगे तो 1/f बराबर होता है u भी u प्लस v। बोलो हाँ। और अगर बढ़िया से करोगे तो f बराबर हम लिख सकते हैं u भी या बटा u प्लस v। अगर और बढ़िया से करोगे तो f बराबर क्या होता है r/2 u भी बटा u प्लस v। यहां से r बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 2u भी या बटा u प्लस v। बोलो अब जे देल है ये बताए हैं कि नहीं बताए सर? नहीं है बताए होंगे। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 3 नंबर सी। देखो ये माइनस वाला तो कभी नहीं होगा क्या? अब बच गया ये दोनों u भी बटा u प्लस v होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर इसका मतलब 1/f बराबर 1/u प्लस 1 यहां डिवाइड हो जाएगा, तब ये आंसर होगा। डिवाइड की जगह माइनस टाइप हुआ है। ये सब तो थोड़ा हम बतेबे नहीं करते थे ना है। क्या बात करता है क्या बात करता है। पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का चला ना पीडीएफ हम एकदम दिन रात काम लगाए हुए। हमको लगता है एकदम इस वीक में हम तुमको हर हाल में लास्ट तक में दे देंगे। एकदम पतला सा आएगा, खूब रिवीजन करना। और हमको लगता है आज तक जितना एग्जाम हुआ है, अभी सबसे बड़ा बात देखो, आज हम देख रहे थे 4 चैप्टर से फिजिक्स में सवाल है 17 चैप्टर में। आज तो हम उसको फाइनल किया एएलपी में। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल वाला, एक है लाइट चैप्टर, 2 गो हुआ, एक ग्रेविटेशन है, 3 गो क्वेश्चन मात्र है सर्कुलर मोशन से मात्र। और कौन बचा? ग्रेविटेशन, आएगो वर्क पावर एनर्जी, बस खत्म कुछ ना। आएगो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या हुआ 5 को हो गया क्या? मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्क पावर एनर्जी, 5 हुआ। सर्कुलर मोशन 3 गो सवाल है, वो में 2 गो तो स्ट्रेट लाइन मोशन का ही सवाल है, एक को मेन सर्कुलर मोशन का एक सवाल। मात्र 17 चैप्टर में 5 चैप्टर से सवाल है। हीट से कोई क्वेश्चन नहीं है, साउंड से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आ जाओ इधर मॉडर्न फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं है, एसएचएम से एक भी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आ जाओ वेक्टर एंड स्केलर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आ जाओ यूनिट एंड डायमेंशन से तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। उसके बाद इधर कौन बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन साफ है, 0 है। स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन है, स्पीड एंड वेलोसिटी से। उत्तोलक नहीं है। एएलपी में उत्तोलक किसी की सिटिंग में था क्या? हमरा नहीं मिला है। आ जाओ इधर। अब दोस्त मेरे जब ये सवाल देखोगे तो तुमको सेम टू सेम सवाल जो है इसके जैसा सामान्य विज्ञान में थोड़ा दिखाई देगा। पेज नंबर कितना में? 145 में कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखो कौन होगा ये वाला, यहां भी सी में है, यहां भी सीए में है, खाली यहां बटा होगा, टाइपिंग एरर है। हो गया? बढ़े अगला हम चलें। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा है, तो फिर ही क्वेश्चन पूछा। एएलपीए में ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, तो बताओ फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, यही ना 6 नंबर कंडीशन है। तो 6 नंबर कंडीशन में पी और एफ के बीच रखा जाएगा, दर्पण के पीछे ना बनेगा। हो कैसा बनेगा? आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा। जितना भी आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। क्लियर है? बड़े हो राजा जी। ये सबसे हल्का सवाल तो यही है, लेकिन एक में बच्चा गलती करके आया, 2 को हेने होने टहला देता है। कहते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में इसके बराबर होगी। किसके बराबर होगी? यानी क्वेश्चन f पूछ रहा है कि r पूछ रहा है? f बराबर r/2 हो जाएगा। अरे बोलिए f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। एस के सामान्य विज्ञान पेज नंबर 127 में तो इधर लिख ले है एकदम, इस सब किताब में, हमरा छोड़ो इस सब किताब में। मानव नेत्र में कौन दोष है? निकट दृष्टि बोले मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? हमें अच्छा कितना बार बोले रे बाबू, रे सुना हम, और निकट दृष्टि दोष कहेगा, दूर दृष्टि दोष कहेगा, बड़का में बड़का स्पेलिंग, छोटका में छोटका स्पेलिंग, सब हम कहां पढ़ाते हैं? एकदम हम नहीं पढ़ाए होंगे तो राई बात पढ़ाए हैं। निकट मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया दूर हाइपर, यो लिखल है किताब में।
एकदम क्लियर कट। आई नहीं हो लिखा, यहां ब्रैकेट में दे दिया है तुमको। किसका उपयोग कर, कौन है? निकट दृष्टि दो तो बड़का स्पेलिंग की छोटका? बड़का तो लगा दे अब तल ठीक हो जाए तो। हाँ तो बोल भैया ले पेज नंबर 133। कुछ लोगों को ही लगता होगा, लगता है मास्टर छांट छांट के ला रहा है। दोस्त 3 दिन और 3 से 4 दिन का टाइम दो ना, छांट छांट के ना पूरा पूरा दे देंगे एक के बार फुल पीडीएफ। हाँ एकदम निश्चिंत रहो, मिला लेना। रेलवे के लिए चला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। बायोलॉजी चला खाली बैच में हम पढ़ाए नहीं, जो बच्चा पढ़ा होगा टीचर पढ़ाए, मेरा ही किताब पढ़ाए होंगे। अगर तुम बैठ के पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन मिला देंगे। इसके सामान्य विज्ञान से है कि नहीं, लाइन बाय लाइन डिट्टो। और रहेगा क्या चला, एक के बाद को 8 बार पूछा है। और जितना टफ क्वेश्चन भी है ना, तो सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर है तो सिर्फ डेटा बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है। अब डेटा बदल के नहीं देगा तो ये तो साफे अनर्गल वाला बात है। अगला क्वेश्चन बता क्या हो जाएगा। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? इसके सामान्य विज्ञान पेज नंबर 131 पढ़ो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? यही ना क्वेश्चन है रे, लो मिला दिए। यही ना आंसर है रे, लो मिला दिए। किने है न? नहीं है, ये एकदम सब किताब में आप पढ़िएगा। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कहता है जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? विक्षेपण। आंसर होगा? अरे बोलो। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर कितना? 14। कहां जाओगे घूमने? पेज नंबर 129 खोलना। वही जो अपवर्तन का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट पूछा तारों के टिमटिमाने की परिघटना किससे संबंधित है? यह अपवर्तन का एग्जाम्पल है रे। तारों के टिमटिमाना, सुबह शाम में सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। सही है। पेज नंबर 129 खोल के देखना, मिल जाएगा। और दोस्त मेरे एक चीज का ध्यान रखना, अगर कह दे तारा का टिमटिमाना, टिमाना या सूर्य का बड़ा दिखाई देना, या सूर्य का कैसा दिखाई देना? बड़ा दिखना। अगर बहुत टफ करेगा क्वेश्चन, जो कि एक बार पूछा भी है, तो तुमको एक ऑप्शन देगा अपवर्तन के कारण। जल्दी से ऑनलाइन वालों कमेंट्स करो आप भी। और एक ऑप्शन देगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बता दो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? क्या होगा बता आंसर? हाँ जी, इस बैच से बायोलॉजी हम अपने आप पढ़ाएंगे। बायोलॉजी चला पढ़ाने वाला बढ़िया पढ़ाता है, पता नहीं ओकर मुंह से की, हमारा मुंह से की दोस्ती है, ओकर मुंह से की एलर्जी है। बच्चा कहता है ये सब मास्टर के सर मुंह है, हमरा ठीक नहीं लगता है। हाँ हम लोग वो पढ़ाते हैं पूरा डीप में। अगर बायोलॉजी रेगुलरली बच्चा पढ़ा होगा ना, पूरा डीप में पढ़ाते हैं। एमएससी विथ बोटनी जूलॉजी है उसका, बोटनी है, तुम समझ लो। पटना साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट है, लेकिन पढ़ेगा नहीं। उसका रीजन प्रॉब्लम कहाँ होता है? एक तो पीपीटी अच्छे से नहीं बना हुआ है, और अब एक नया चीज भी चला ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब जो पढ़ाने वाले हैं हम थोड़ा सा उसका अंदाज बदलने वाले हैं। अब पढ़ने वाला जो किताब होगा वो अलग होगा, और नॉर्मल जो बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए किताब लेगा वो अलग होगा। यहाँ जो हमारे सेंटर पे किताब मिलेगा, अब 2 टाइप का किताब मिलेगा, एक वर्कबुक मिलेगा और एक बुक मिलेगा, ठीक ना। वर्कबुक और बुक में क्या डिफरेंस होगा कि बच्चे प्रॉपरली, जैसे किताब ही रहेगा, वही किताब रहेगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि जैसे मान लो कि हम दिए कि अपवर्तन जो है, ये फॉर्मूला दे दिए हम आपको, ये अभी हम लिस्ट आपको दिए थे कि किसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो वो कंप्लीट ऐसा ब्लैंक रहेगा, ठीक ना। और हम बोर्ड पर राइट करेंगे और बच्चे यहां लिखेंगे जल, हवा, कांच और हीरा, वही बुक में, इसी बुक में। लेकिन यहां के लिए वर्कबुक अलग होगा, और उसमें बच्चे अपने से यहां पर फिलअप करेंगे सारी चीजें। और हर जगह पर जहां भी रहेगा वहां डैश छोड़ा हुआ रहेगा, जहां न्यूमेरिकल रहेगा वहां गैप रहेगा, बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल को। क्लास बुक को वर्कबुक बना दिए। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ेंगे या हमारा कोर्स लेके पढ़ेंगे, वो वर्कबुक एक रहेगा, वर्कबुक और एकदम क्लियर लिखा हुआ रहेगा वर्कबुक, और एक रहेगा बुक। उसमें फायदा क्या होगा कि बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोग लिखते नहीं है ना, तो हम लोगों को याद नहीं होता है, ठीक ना, जो कि एक कंप्लेन रहता है बच्चों का। तो हम कंप्लीट इसको, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, साइंस में कुछ भी याद करने का चीज है नहीं, लेकिन बच्चों का दिमाग में सेट है, तो चलो ये भी कर देंगे, इसको वर्कबुक बना देंगे कंप्लीट। और वर्कबुक में क्या होगा कि बच्चे अपने कलम से पूरे किताब में मतलब कम से कम 2000 बात लिखेंगे, ठीक ना। तो उस टाइप की व्यवस्था भी हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे फायदा होगा। जैसे ही टेबल रहेगा, कंटेंट हटा हुआ रहेगा, ताकि बच्चा क्लास में बैठ के सेल्फ फिलअप कर सके। तो एक जो सेल्फ स्टडी के लिए लेगा उसके लिए कंप्लीट बुक रहेगा।
आ जाओ इधर। अभी चला इसके जैसा सामान्य विज्ञान, तुम समझ लो कि जितना हम पढ़ा के नहीं कमा रहे हैं उससे ज्यादा अकेले इसके जैसा सामान्य विज्ञान देता है। उतना हम पढ़ा के नहीं कमा पाते हैं, 12 घंटा 14 घंटा जितना हमको इसके जैसा सामान्य विज्ञान अकेले देता है। इसलिए वो बुक को चला हम छोड़ नहीं सकते, पैसा बहुत आ रहा है, ये जेन्युइन बात है। चला आ जाओ इधर। कहते हैं देखो सेम टू सेम क्वेश्चन तो इसके जैसा सामान्य विज्ञान मिलेगा, खाली यहां पर डेटा में डिफरेंस है। यहां 0.75 है, यहां 0.-65 है। बोलो हाँ, सेम टू सेम 146 नंबर पेज में जैसे इसका डेकोरेटेड है इसका भी डेकोरेटेड है वैसे ही। खाली तुमको हम बताए थे, जो अगर तुमको याद होगा तो तुम बहुत आसानी से निकाल लोगे। बताओ तो हम बताए थे m का मान प्लस होगा काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक तो सीधा की उल्टा, और ये भी तब थोड़ा बताए हैं कि माइनस होगा तो क्या होगा। अरे बता, आई बातें किताब में लिखल नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। अब बताओ जल्दी से, m का मान अगर 1 से अधिक, अरे बोलो ना रे बड़ा, m का मान 1 के बराबर, 1 के बराबर तो क्या होगा, बराबर। m का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। मारो तो आंसर, इतने बात लिखल है किताब में। सेम क्वेश्चन देखो यहां है, खाली यहां -0.65 है, यहां +0. जो बच्चा इस सवाल को बनाया होगा उस सवाल को नहीं बनाएगा। बता दीजिए क्या है, माइनस होगा तो वास्तविक की काल्पनिक, और यहां प्लस है तो प्लस होगा तो क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो ई दोनों को हटा दें, काल्पनिक होगा सीधा होगा, 1 से छोटा है कि बड़ा, तो छोटा हो जाएगा आंसर। अब यहां देखो ये -0.65 है, तो माइनस है तो वास्तविक होगा कि काल्पनिक, अब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा। तो भैया काल्पनिक वाला को हटा, वास्तविक 3 को वास्तविक के दिया हुआ है, 3 को वास्तविक है तो वास्तविक उल्टा होगा, तो वास्तविक सीधा को काट दो, आभासी को काट दो, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो छोटा है तो 1 से छोटा हो जाएगा आंसर। यहां भी डी आंसर है, वहां भी डी आंसर है, और सेम है, खाली यहां माइनस दे दिया वहां प्लस दे दिया। अरे बोलो ना रे, सेम है, क्वेश्चन क्या अलग अलग है। अब जो एक रट के जाएगा वो तो नहीं बना पाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जो समझ के जाएगा और इसको जो पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन बन जाएगा। एएलपी में 56 नंबर आ रहा है, तैयारी शुरू कर दीजिए। हो गया ये सब, चला पढ़ा था कि ना। रेलवे का क्वेश्चन तो छोड़ दो, चला कोई भी कंपटीशन आप देने जाना, एसके जैसा सामान्य विज्ञान को जितना बार हो सके पढ़ के जाना। अभी तो एक और आ रहा है 6 to 10 का, एक 60-65 पन्ना का एक और आ रहा है मटेरियल, जिसमें एनसीईआरटी जिस ऑर्डर में है क्लास 6 का पहला चैप्टर से क्लास 10 के लास्ट चैप्टर तक, मात्र 60 से 65 पन्ना में आ रहा है कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, ठीक ना, एग्जैक्ट शॉर्ट नोट्स जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब उसके बाद चला बहुत आसान है, जो बैच में होगा उसको तो हम पढ़ा ही देंगे। बैच में मतलब ऑनलाइन भी जिसका कोर्स लिया हुआ होगा तो जब पढ़ाने लगेंगे तो हम सारा कोर्स जोड़ के पढ़ा देंगे, एकदम निश्चिंत रहो इसके लिए। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण के मुड़ने के कारण बनती है। कहां जाओगे, इसके जैसा सामान्य विज्ञान पढ़ो ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से यह घटना, पेज नंबर 129, क्या कहलाती है, अपवर्तन। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण के मुड़ने का कारण बनती है, बताओ क्या हो जाएगा। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, यह घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। अपवर्तन की परावर्तन। मारो सरिया के आंसर, मार दे बाबू रे। गोलिया दर्पण, आहा में उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन तो नहीं है पढ़ाए थे तुरा हम ना, है काहे बात कर रहा है, एकदम ने तुरा हम पढ़ाए थे, तू हमरा कह देगा तो हम मान लेंगे दोस्त रे। इसके जा सामान्य विज्ञान खोलना, आप पेज नंबर 153 पलटना, 237 नंबर क्वेश्चन यही मिलेगा। कहता है एक गोलिया दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एम बराबर फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए, बता दर्पण के लिए, दर्पण के लिए क्या होता है रे, -b/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा वस्तु की, लेंस के लिए क्या होता है रे दोस्त, एम बराबर v/u हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली यहां माइनस होता है और यहां माइनस नहीं होता। अरे बाबू हेरे सोना, गोलिया दर्पण में द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होगा, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस वस्तु की ऊंचाई, की वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होगा आंसर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अरे बोलो कौन वाला मारे, आहा आहा
ओह आंसर। चला आज से पहले ना हमरो साथ ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम एडिशन नहीं बदलते ना तो हम फंस जाते, लेकिन आप फंसते तो कैरियर ही बर्बाद हो जाता। इसके बाद हम अमर हो गए। खाली बस 3 दिन और लेट है हमारे अमरत्व में, 3 से 4 दिन मात्र। 4 दिन के बाद रेलवे के लिए हम अमर हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके जैसा सामान्य विज्ञान चलेगा मार्केट में बहुत जल्द। 3 से 4 दिन ऑप्शन कौन चला, चेंज नहीं किया। तुम कहोगे इसमें आपका क्या रोल है, ये तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दोस्त थोड़ा अगर नहीं पता है तो तुम जान लो, हम फिर जोड़ा देते हैं। थोड़ा 120 सेट ग्रुप डी हुआ है। एक सेट में 25 को था, कितना हो रहा था रे, कितना हो रहा था 3000। आई 3000 में मुश्किल से 400 क्वेश्चन हम डाले हैं, हार्डली 500 होगा ग्रुप डी का। बाकी सब एनसीईआरटी डाला हुआ है, तुम भी पढ़ा होगा तो पता चला होगा। और 2018-19 का एलपी का सब क्वेश्चन डालल है, 18-19 का टोटल क्वेश्चन ग्रुप डी का भी डालल है। उतने क्वेश्चन हम डाले हैं दोस्त मेरे, जितना से ये क्वेश्चन आप कहोगे तुम तो काहे नहीं डाले 2500। इसलिए नहीं डाले कि क्वेश्चन क्या था, रिपीट था। इसमें थोड़ा लगता होगा, इसमें हम कम से कम चला 3 महीना काम किए थे इसके सामान्य विज्ञान का, जिस टाइम क्वेश्चन बन रहा था। हम बोले पहले एक टॉपिक का सब क्वेश्चन कलेक्ट करो, तो इस टॉपिक से आया मान लो 12 क्वेश्चन। तो अब एलपीसीबीटी 1 18 का 18-19 का ग्रुप डी, 21-22 का ग्रुप डी, 21-22 का एनटीपीसी, इस सब का मिला के जब कलेक्ट किए 12 क्वेश्चन, इसमें तब बोले कि बाबू रे इसमें से कोई ऐसा 3 क्वेश्चन निकालो या 2 क्वेश्चन निकालो जिसके बाद 12 बन जाएगा और वही एकरा में डालो। सब क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन काटे और मात्र 2 डाले। वो बच्चा जब 2 पढ़ेगा ना तो उसका 12 अपने आप पढ़ा जाएगा, उसका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। उस हिसाब से सेटिंग किया। तब थोड़ा पर पेपर जो है सब एग्जाम मिला के तुम देखना, मुश्किल से तोरा कहीं पर 200, कहीं पर 150, कहीं पर 50 को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर 350 मिलेगा। क्योंकि अगर 350 वहां है तो वहां समझ लो कि 2000 प्लस क्वेश्चन पूछा है, तब 350। आ जाओ एक आंसर बता दो अगला क्वेश्चन के। भाई देखो न्यूमेरिकल है, कितना सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल पूछा है। भाई देखो हम जो तुमको न्यूमेरिकल कलेक्ट करके दिए थे वो ये था, आज जो पूछा है वो ये है। ये न्यूमेरिकल इसके सामान्य विज्ञान पेज नंबर 171 में ये है 34। हो सकता है चला अभी जो चढ़ा रहा है टाइपिस्ट, अगर मान लो कहीं पर 171 271 में चढ़ाने में मिस्टेक हो सकता है, इंटेंशन में गड़बड़ी नहीं होगा। एक आध जगह मान लो 99 जगह चढ़ाएगा तो कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ 271 चढ़ाना था 171 चढ़ा दिया, तो तुम्हें खोज लेवे ना करेगा कौन चैप्टर में 34 नंबर सवाल मिल जाए। बोलो ना रे, एक आध जगह ऐसा प्रोबेबिलिटी बन सकता है। वैसे हम इस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। देखो तो सेम क्वेश्चन है कि अलग अलग है। कहता है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ओ हो -20 ना, तो कहते हैं रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु की दिशा में बन रहा है, इधर न बन रहा है हो, तो भी बराबर -60 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन बराबर दर्पण ना है। आवर्धन बोले तो एम बराबर -v/u की +v/u, -v/u। भी का मान कितना है -60। अब बट अरे बाबू -20 ना, काट खोट के कितना लो -3 है ही। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन ये एकरा से 3 स्टेप आगे है। बोलोगे कैसे, बोलो ना कैसे। एकरा में एफ देल है, ये तो तुरा छेड़ी वाला पूछ दिया, ये एकदम छेड़ी वाला है। अच्छा बताओ 10 दिन 10 कक्षा में पढ़ाए थे आवर्धन कैसे निकालना है, ये किया होगा बन गया होगा, नहीं तो माइनस प्लस में मार दिया होगा फाइडिंग। एक के नंबर के तो झोल होता है, तो रिजल्ट एग्जाम देके तो खुश होना बहुत आसान है। चला एकरा में की करना होगा बता। अभिसारी दर्पण है मतलब अवतल दर्पण, तो एफ का मान बता, और लगा हुआ है -20 की +20 फोकस दूरी और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है दर्पण के सामने इतना, तो यू का मान कितना -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे मांग क्या रहा है, छोटा मांग रहा है आवर्धन एम। तेज बच्चा होगा एकरा में दिमाग लगा देगा। 20 फोकस है, 40 पर रखल है, मतलब कहां रखल है, वक्रता केंद्र पर। अरे बोलो ना रे, अरे फोकस है 20, अब वस्तु है कहां पर 40 पर, तो प्रतिबिंब भी 40 पर न बनेगा रे पगला। अखट से भाग देगा -v/u -100। भी का मान कितना, अरे भी का मान -40, यू का मान कितना, अरे बोलो रे -40 बराबर कितना। अब मार के सरिया के निकल लेगा। सेम क्वेश्चन है, एक स्टेप आगे है ये क्वेश्चन नहीं है। ये न्यूमेरिकल बनाने वाला बच्चा होगा वो एक बार में आराम से बना देगा। 10 दिन 10 कक्षा लाए थे, बुड़बक थे, हमारा पता था कि आवर्धन वाला क्वेश्चन जब आएगा वो नहीं बनेगा तो बच्चा हमारा बहुत गरिया आएगा, साले को 2 दिन पढ़ा देते हैं, हम अपना प्रिंट छोड़ा के रखे हैं। हम तो कहते हैं चला जो मास्टर पढ़ाया क्वेश्चन ग्राफ नहीं बने
अंधुन गरियाओ। एक तो थोड़ा टाइम लिया, ऊपर से पैसों लिया, नहीं लिया तो साला करियर के साथ खेल गया। कहीं ना कहीं वो बेईमान है, वो चोटा ना पढ़ता है, अब वो ये जानता है वो पढ़ाता है। और सिस्टम के अभी हम तुमको बोलने लगेगा कि 10 दिन 10 कक्षा था आवर्धन कायम जोड़े थे, हमको पता था इस साल 2022 में गड़बड़ी कर दिया, आवर्धन का बहुत सवाल पूछा है। हम कहना 2 दिन आवर्धन है 3 दिन चलो, रोकना नहीं है। और स्पेशल साइंस नॉलेज सीरीज में आवर्धन का स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं, इसलिए कि हमको बच्चा गरियाए नहीं, हम अपना टेंशन मुक्त होकर एक किनारे रहेंगे। अब बच्चा को साबित करके दिखाना होगा ना कि अपना दिन जो तो हम टाइम दिए रहे एसके झा, क्या किया तुम। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, भाई देखो न्यूमेरिकल कैसे मिलता है, 20 सेंटीमीटर। अगला नहीं मिलेगा कि जा रहा डेटा भी मिल जाए। कहता है देखो वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, एफ का मान -20 की +20, अरे ओ लगा हुआ है रे, -20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर। ओहो, कितना बार बोले थे यू हमेशा निगेटिव होगा, अजग्रा में अलग अलग होगा, और फोकस दूरी भी क्या होगा निगेटिव, तो दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्यों होगी, बनेगा। आए देखो है ने क्या मांग रहा भी कि यू, आए देखो की कर 20 सेंटीमीटर परिमाण के फोकस दूरी, हाँ देखो फोकस दूरी में एको जरा सा बेईमानी नहीं किया, यहां भी 20 यहां भी 20। एफ का मान बताओ माइनस की प्लस, -20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात। अब कह रहा है एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, ओ हो अभी का मान क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है एसके झा सामान्य विज्ञान पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 1 यही है। देखो कॉपी पेस्ट डिट्टो बना देगा कि नहीं बना पाएगा, बनेगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1/v + 1/u बराबर 1/ न्यूमेरिकल तक मिला देंगे A to Z। एको को न्यूमेरिकल ऐसा हो जिस टाइप का न्यूमेरिकल मेरे किताब में नहीं होगा, पढ़ाना 1 सेकंड में संन्यास ले लेंगे सेम टाइम में, खाली 2 वर्ड ये बदला हुआ रहेगा। अब एकर कोई गारंटी नहीं, अब एक यही ना बदलल है, एकर कोई गारंटी नहीं लेगा, एकर हमू नहीं पाएंगे, कोई नहीं ले सकता है। हो गया, एक आध गो में तो सेमो है, एक आध गो 3-4 गो 2-3 गो में सेमो है। आज हम देख रहे थे 6.25 × 18 वाला जो कैलकुलेट करके लिखे हुए एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। बढ़िया रे बाबू, हे रे सुगनमा हमर, हे रे सेमे क्वेश्चन है, सेमे क्वेश्चन है। अच्छा बताओ चला एक प्रतिबिंब दूरी पूछेगी, ई दे देगा ई मांग लेगा, ई दे देगा ई मांग लेगा, ई दोनों दे देगा ई मांग लेगा, यही ना होगा रे ई दोस्त मेरे, ई दे देगा ई मांग लेगा, ई दे देगा ई मांग लेगा, ई दे देगा ई मांग लेगा, तो फॉर्मूला तो यही लगना है, ये दूसर लग जाएगा। मार सरिया के अगला क्वेश्चन बनाओ, सरिया के इसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, वहां 20 है ग्राम 10 कर दिया, और दर्पण वही है -20 की -10 की +10, अरे -10 ना, दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यू एक बनाएगा तुम रे, बनाएगा तो बेकार है, तो हम पढ़ाएं डायरेक्ट मारो रे प्रतिबिंब, 10 फोकस है अब 20 पर वस्तु है, तो 20 पर प्रतिबिंब बनेगा, मार के निकल लो, कहां बनाएगा। अरे बोलो सेम टाइप का सवाल बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। वही है प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, नहीं बनेगा। सेम सवाल है, यू दे देगा, बी दे देगा और एफ दे देगा। अब संजोग देखो मेरे किताब में 8 गो अवतल दर्पण का सवाल है और 1 गो उत्तल दर्पण का सवाल है, अब तोरा जो पूछा है 4 गो सवाल, 4 के चारों अवतले दर्पण से पूछा है, मिला के देख लेना। और सब बढ़िया है, कोई दर्द है, एक क्लास और लेने दोगे तो लाइट खत्म कर देंगे, कर दें अगला क्लास में कंप्लीट। और दोस्ती तुम जान लो ये जो 2024 का क्वेश्चन है ये तुमको सिर्फ रेलवे में फायदा नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम का अगर तुम तैयारी करेगा ना तो क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है ना। भले चैप्टर कम कंसीडर किया लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट एसके झा सामान्य विज्ञान जो है फॉलो किया, एनसीईआरटी नहीं एसके झा सामान्य विज्ञान, और एसके झा सामान्य विज्ञान के पप्पा के एनसीईआरटी, किताबें के बाप है एनसीईआरटी, ठीक ना। तो दोस्त मेरे आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका काम 100% हो जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग कल की कक्षा में 4 कितना मिनट में, 4 बजे ना, 4:15 में। थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग होगा, मैथ वाले सर का अपडेट नहीं है अभी मेरे पास, कुछ उनका फैमिली प्रॉब्लम है, उनकी मैडम का तबियत खराब है, तो इसलिए हम देख लेते हैं, अपडेट आपको रीजनिंग वाले सर दे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।